हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या बोलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 35 पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो कि उनके मित्र थे, उन दिनों दिल्ली में बाग दीवार के एक 2 मंजिले मकान के ऊपर वाले तले में रहता था। 7 माँ बाप, 2 बहनें। सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी। श्री कृष्ण ऊपर वाले तले की छत पर बनी 3 तरफ से बंद एक परछती में रहता था। परछती नालीदार लोहे की चादर से छाई। बीए या बीकॉम करने के बाद उसने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। अर्जन करने का कोई काम न करता था, शायद उसे मिला भी न था, और इससे उसके माता पिता असंतुष्ट थे। वह सक्रिय क्रांतिकारी तो नहीं था, पर क्रांतिकारियों के क्रियाकलाप की उसे सूचना रहती थी और वह अपने सामर्थ्य और सीमा में उनकी सहायता भी करता था। जिस रात मैं दिल्ली पहुंचा, श्री कृष्ण घर पर ही था। खाना वाना खाते रात के 9-10 बज गए, पर मैं तो उसे अपना रुबाइयात उमर खयाम का अनुवाद सुनाने को उतावला हो रहा था। मैंने अपनी स्वच्छ लिपि में लिखी कापी निकाली और ससवर अपना अनुवाद सुनाना शुरू कर दिया। वह एक एक रुबाई पर झूम उठा। मैंने स्वच्छ लिपि वाली प्रति उसे भेंट कर दी। वह बहुत खुश हुआ। जब मैं उसके साथ होता, मुझे आभास होता जैसे मैं करकल के साथ हूँ, या जैसे करकल की छाया उसके आसपास मंडरा रही है। यह अनुभूति मुझे एक मादक स्मृति में डुबाए रखती, और इसमें श्री कृष्ण मुझे एक अलौकिक प्रेरणा निमज्जित रूमानी कवि के रूप में देखता। उसका मेरे इस रूप को दुलारना मुझे बड़ी आंतरिक सहलाहट सी देता। मुझे लगता जैसे कोई मेरे घायल मर्म पर अपनी कोमल कोमल उंगलियों से कोई बड़ा आरामदेह मरहम लगा रहा है। काव्यरस राग में डूबी हुई रात कैसे बीत गई, हम दोनों को पता भी न चला। इसके पूर्व कि हम थोड़ा सो लें, श्री कृष्ण ने मेरे कान में धीमे से कहा, प्रकाश, वो दिल्ली में ही है, पड़ोस में ही कटरा नील के एक मकान में छिपकर रहती है। कल मिलाऊंगा। तुम्हारे बारे में मैंने उसे काफ़ी बता रखा है। तुमसे मिलकर खुश होगी। बुरे दिन काट रही है। उससे मिलने की कल्पना में सुबह के कुछ घंटे की नींद उखड़ी उखड़ी सी रही। बात यह थी कि प्रकाशो श्री कृष्ण के जीवन की एक रहस्यमयी प्रकाशो श्री कृष्ण के जीवन की एक समस्या और जिम्मेदारी बन गई थी। यशपाल के गिरफ्तार होने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का आखिरी स्तंभ टूट चुका था। जो छूट भये थे, उसमें प्रभावकारी योजना बनाने वाला कोई दिमाग नहीं था। प्रकाशो अब कहाँ जाए, क्या करे, अपने भविष्य जीवन के लिए अपने को कैसे किस रूप में तैयार करे, और ये उसे करना था बिना अपने असली नाम को प्रकट किए हुए। अपने माँ बाप के घर लौट जाने का प्रश्न ही नहीं था। वह घर से विद्रोह करके निकली थी। उसका घर लौटना न उसके स्वाभिमान के अनुरूप था और न घर वालों की सुरक्षा के हित में। उसके नाम सरकारी वारंट था। वह फरार थी। पुलिस उसके सुराग में थी। वह किन परिस्थितियों में श्री कृष्ण के संपर्क में आई थी, किन स्थितियों में उसका संरक्षण मांगने को विवश हुई थी, किन कारणों से श्री कृष्ण ने उसे आश्रय दिया था, और किस संबंधों अथवा उपबंधों से उसकी रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर लिया था, इसका मुझे कोई पता नहीं। पर यशपाल के जेल से छूटकर आने तक और यशपाल को लंबी सजा मिली थी। प्रकाशों की देखरेख करना श्री कृष्ण अपना कर्तव्य समझता था। प्रत्याशा उससे यह की जाती थी कि वह परिवार की देखरेख करेगा। साधन उसके पास स्वावलंबन के लिए भी नहीं था, और भार उसने ले रखा था प्रकाशों के भरण पोषण का, उसे शिक्षित दीक्षित करा के स्वावलंबी बनाने का। घर वाले उसके इस पागलपन पर आश्चर्यचकित थे, असंतुष्ट थे और नाराज भी थे। उसकी थोड़ी सी बातचीत से, उसकी आंखों से मुझे यह भापते देर न लगी थी कि श्री कृष्ण प्रकाशों से केवल शुष्क कर्तव्यवश आबद्ध नहीं है, वह उससे अपनी भावना के सरस तंतुओं से भी जुड़ गया है।
जब मैंने प्रकाशो और उसको साथ देखा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, मैं समझ गया कि प्रकाशो भी उन्हें बंटने और दृढ़ बनाने की ओर कम उत्सुक, सचेत और प्रवृत्ति नहीं है। यशपाल की ओर संकेत श्री कृष्ण भैया कहकर करता था, और इस आधार पर कि प्रकाशो यशपाल की वाग्दत्ता है, उसने अपने और उसके बीच देवर भाभी का नाता बना लिया था, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को बांधने के लिए, क्योंकि हमारा समाज सम्मानित नातों की सूची से बाहर किसी युवक युवती के जोड़े को संदेह की दृष्टि से देखता है। भारतीय समाज में देवर भाभी का नाता बड़ा लचीला है। यह लक्ष्मण की भाभी सीता से लेकर निबला की मेहरारू तक खींचता है, जिसे गांव भर अपनी भौजाई बना लेता है। दूसरे दिन इतवार था। कटरा नील की एक गली में गुणसुंदरी नाम की एक लड़की रहती थी। यथा नाम न तथा गुण, श्री कृष्ण की कोई परिचिता सहेली, जिसके यहाँ उसने प्रकाशों को टिका दिया था। श्री कृष्ण को पुलिस संदेह की दृष्टि से देखती थी। सादे कपड़े में एक सिपाही उसके घर की गली के सामने खड़ा रहता था कि उसकी हरकतों पर नजर रखे, पर श्री कृष्ण पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर उसे किसी न किसी तरह का चरका देकर गली से निकल जाता और प्रकाशों को मिलाता था। उस दिन भी गली से बाहर निकलने पर उसने देखा कि सिपाही किसी से बात कर रहा है। ये बात करने वाले प्राय श्री कृष्ण के ही भेजे होते थे, और वह भागकर एक गली में घुस गया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं पीछे पीछे भागता आऊं। वह बीच बीच में मुड़कर देख लेता था कि कोई उसको पिछुआ तो नहीं रहा है। इस गली से उस गली से किसी और गली में मुड़ते भागते हम एक घर में धंस पड़े। गुणसुंदरी ने ऊपर के कमरे की ओर इशारा किया और हम दो दो सीढ़ियाँ फलांगते कमरे में जा पहुँचे। प्रकाशो वीरा विधुरा सी बैठी थी, इकहरे बदन की, गोरे रंग की, सुडौल नाक नक्श की, सुरमई आंखों वाली, सुनहरे बालों में कुछ कुछ बल, शायद हल्के हरे रंग की साड़ी में। एकाएक उसे देखते ही मुझे चंपा की याद आ गई। शायद वहाँ कोई न होता तो मैं उसे चंपा कहकर पुकार ही उठता। थोड़ी देर देखने और थोड़ी बहुत बात करने से मुझे आभास हुआ कि चंपा उसमें एक निश्चित अंतर है। चंपा की आंखों में एक भोलापन था। प्रकाशों की आंखें प्रतिपल सतर्क, सचेत, सजग थी। मुझे याद नहीं कि उस दिन हमारी क्या बातें हुई, पर उसने बीच की औपचारिकता हटानी चाहिए। श्री कृष्ण प्रकाशों को रानी कहता था। शायद यह नाम उसे यशपाल ने दिया था। उसने मुझसे कहा कि तुम भी मुझे रानी कहा करो। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, तुम पहले निकलकर घर की तरफ चलो, मैं थोड़े समय पीछे निकलूंगा। हमारा साथ चलना खतरे की बात होगी, खासकर तुम्हारे लिए। कोई रास्ते में पूछे तो मत बताना कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ गए थे। किसी अजनबी को हमसे यह जानने का अधिकार नहीं है। मैं चुपचाप घर से बाहर हो गली से श्री कृष्ण के मकान की ओर जब चला तो सोच रहा था कि दुनिया में क्या हर जगह बच्चन और चंपा की कहानी दोहराई जा रही है। दिन में श्री कृष्ण के परिवार के लोगों से बातें करके लगा कि श्री कृष्ण कुछ उसी मनस्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है जिससे मैं गुजर चुका हूँ। श्री कृष्ण और प्रकाशों को साथ देकर करकल और चंपा की स्मृति को उनसे जोड़कर अपने ही किसी विगत रूप को उनमें बिंबित पाकर मेरी सृजन चेतना में एक उबाल सा आ गया और मधुशाला की रुबाइयात जैसे उफन उफन कर कागज पर फैलने लगी। 3 महीनों में संयुक्त प्रांत के 52 जिलों का दौरा कर मैं पायनियर को वापस लौटा। कई जिलों का आवश्यकता अनुसार कई बार दौरा किया। संवाददाता का मेरा काम संतोषजनक था, पर प्रचारक का नहीं। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जनता का मूड बदल गया है। पायनियर बिना अपनी नीति बदले लोकप्रिय नहीं होगा। मैं यह सपना देख रहा था कि दफ्तर में अब अस्थायी रूप से मुझे रख लिया जाएगा, पर यह क्या, मुझे जवाब मिल गया। जब मैं चला था तब श्यामा के और अपने सुख में न सही तो सुविधा में जीवन की कैसी कल्पना मेरे मन में थी। दफ्तर से मैं निकला तो मैंने अपने को सत्तू की हांडी के नीचे लेटे सेक चिल्ली ब्राह्मण की तरह पाया।
मैंने तन पर सत्तू की जगह 52 जिलों की धूल गर्द थी। पिताजी ने इस आशा में कि अब घर की अच्छी आमदनी अस्थायी रूप से होने लगेगी छोटी बहन की शादी तय कर दी। कुछ लोग कहा करते थे कि दौरे की बीमारी प्राय लड़कियों को शादी के बाद अच्छी हो जाती है। बहन की शादी के लिए कुछ रुपए उन्होंने अलग जमा कर रखे थे। छोटी बहन का विवाह सीपी अब एमपी के अनुरूप के जमींदार बाबू सुंदरलाल से हुआ। शादी के अवसर पर शालिग्राम सपत्नीक आए तो पता चला कि उनकी पत्नी का पैर भारी है, पर उन्हें एनीमिया की बीमारी है। बीमारी इस घर में अब अति परिचित सी अवज्ञा योग्य हो गई थी। इलाज सामर्थ्य के अनुसार होता रहा। समय से एक बच्ची हुई, पर थोड़े ही काल के अंतराल से बच्ची और बच्ची की माँ का देहावसान हो गया। शादी मौत जैसे हाथ बांधे घर में आई थी। एक दिन घर से डोली निकल गई, एक दिन घर से अर्थी निकल गई। डोली और अर्थी जीवन में साथ साथ है। जगह करेगा अविरत मरघट, जगह करेगी मधुशाला। मेरे पाँव का सनीचर अभी नहीं उतरा था। जिस महीने पानियर से जवाब मिला उसी महीने अभ्युदय प्रेस की ओर से एक काम मिल गया। प्रेस अपनी कुछ पुस्तकें स्कूलों के पाठ्यक्रमों में लगवाना चाहता था। मैं फिर संयुक्त प्राण की तूफानी यात्रा पर निकला। वेतन 50 रुपये, मासिक किराया तीसरे दर्जे का, भत्ता 150 रुपया। इस बार कचहरियों में नहीं, स्कूलों में चक्कर लगाना था। कार्यक्रम पहले ही जैसा, दिन को काम, रात को कविता। किसी समीपवर्ती जिले से दिल्ली ने फिर खींचा। इस बार श्री कृष्ण और रानी को मधुशाला में रस मस्जिद कराया। पूरी मधुशाला के वे प्रथम श्रोता थे। रानी अब रात बिरात उसके घर भी चली आती थी। हस्तलिखित एक प्रति श्री कृष्ण को दे आया था। वह नशे में ऐसा डूबा कि बोल नहीं सका। मधुशाला जो मेरे लिए ही, शायद मेरे लिए ही थी, वही उसके लिए भी थी। अभ्यंतर की आवाज़, छपने की अभी कोई जुगत नहीं थी। श्री कृष्ण ने छोटी छोटी कापियाँ उस पर प्रतिलिपि तैयार करता और अपनी सहेलियों मित्रों को भेंट करता। मुझसे जो ट्यून उसने सीखी थी उसने बहुतों को सिखाई। मेरी ट्यून तो समय के साथ बदलती गई और एक दिन उसने मुझे ही मेरी पुरानी ट्यून सिखाई। घर अब सूना था। छोटी बहन ससुराल चली गई थी। विदुर छोटे भाई बनारस लौट गए। श्यामा शादी मौत दोनों की थकान से बीमार होकर अपने पिता के घर चली गई, जहाँ उसका कम से कम विधिवत इलाज तो होता था। मैं प्राय हर शाम उसे देखने जाता और ख़याम की और अपनी मधुशाला से उसका मन बहलाता। मुक्त जी ने ख़याम की मधुशाला और मधुशाला की चर्चा जगह जगह शुरू की। ख़याम की मधुशाला के 10 पद उस समय चांद के संपादक मुंशी नौजादिक लाल ने सचित्र चांद में छापा। मेरा एक निजी पत्र भी मुक्त जी ने पहले या बाद को चांद में छापा, जो मैंने उन्हें प्रवास से लिखा था। दिसंबर 1933 की सरस्वती में 10 रुबायत मधुशाला की छपी। दिसंबर में ही मैंने हिंदू विश्वविद्यालय काशी के शिवाजी हॉल में मधुशाला का प्रथम सार्वजनिक पाठ किया। कभी पढ़ा था, जब बायरन की पुस्तक प्रकाशित होती थी तब खरीदारों की भीड़ पर नियंत्रण रखने को पुलिस बुलाई जाती थी। जनता जब किसी के पीछे पागल हो जाती है तब उसका क्या रूप होता है। मैं विश्वविद्यालय के अहाते में अकेले नहीं चल रहा था। काशी के उस कवि सम्मेलन के विषय में अक्षय कुमार जैन, प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद और नरेंद्र शर्मा लिख चुके थे। मधुशाला की बहुत सी रुबाइयाँ के प्रथम पाठक, क्योंकि मैं उनको प्रवास में लिखी रुबाइयाँ पत्रों में भेजता था, और श्रोता के रूप में प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त भी अपनी प्रतिक्रिया तथा औरों पर उसका सद्य प्रभाव लेखबद्ध कर चुके हैं। मैं उन्हें क्या दोहराऊं, मेरे मुँह से शोभन भी न होगा। कई कवियों, कविता प्रेमियों ने
मधुशाला रचना की खबर लगते ही घर पर आकर उसे मुझसे सुना। वीरेश्वर सिंह, नरेंद्र शर्मा, पद्मकांत मालवीय ने और भी एकाध लोग इस समय मधु काव्य लिख रहे थे। नए कवियों के अनुकरण की कमजोरी अक्सर देखी जाती है। अपने कई भावों की प्रतिध्वनियाँ मैंने दूसरों में सुनी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।